हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम देखने वाले हैं पीजी सेमेस्टर 1 हिस्ट्री ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर जो कि 2023 से 25 के सेशन को पूछा गया था। यहाँ पर आप देखोगे कोर 3 है हमारा, यानी कि हिस्ट्री कोर 3 का क्वेश्चन पेपर है ये। यहाँ पर हम आज इसको सॉल्व करने वाले हैं, आपको हम आंसर के साथ दिखाने वाले हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो इस पेपर का जो टाइम है वो 3 आवर्स का दिया गया था। एंड यहाँ पर ये जो पेपर है ये 70 मार्क्स का पेपर है। आप यहाँ पर देखोगे इंस्ट्रक्शन में लिख रखा है कि आपको जितने भी क्वेश्चन दिए उसमें से सिर्फ 5 क्वेश्चन को ही बनाना है। एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ए और बी करके, जिसमें ए में जो है आपको 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का है। एंड देन फिर बी में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन ए से, जिसमें कि ए में पूछा गया है आपको सही उत्तर देना है, यहाँ पर चयन करना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण मुद्रा नहीं है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डेनियर। सेकंड क्वेश्चन है कंटर बरी टेल्स किनकी रचना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौसर। देन थर्ड क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1453 में तुर्कों द्वारा किस नगर पर कब्जा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स्टेंटिनोपल। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है सामंती व्यवस्था की सबसे निचली पायदान पर कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि कृषक दास। पांचवा क्वेश्चन में पूछा गया है 1200 ईस्वी में पेरिस विश्वविद्यालय को किसने मान्यता प्रदान की। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि फिलिप ऑक्सटस। सिक्स्थ में पूछा गया है एड्रियाटिक की रानी किस शहर को कहा जाता था। इसका उत्तर होगा वेनिस। जी में पूछा गया है पश्चिमी रोमन साम्राज्य की समाप्ति कब मानी जाती है। इसका उत्तर हो जाएगा 476 एडी। एच में पूछा गया है सालमन की मृत्यु कब हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 814 एडी। आई में पूछा गया है किस पवित्र स्थल की प्राप्ति को लेकर धर्म युद्ध लड़ा गया। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि यरूशलेम। जे में पूछा गया है पद प्रतिष्ठापन संघर्ष में पोप बेनेडिक्ट एकादश की हत्या संभवतः कैसे हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उसे जहर देकर के मार दिया गया था। तो ये था क्वेश्चन नंबर ए, जिसमें कि हमने 10 क्वेश्चन के आंसर दिए हैं। तो अब यहाँ पर हमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर बी, जिसमें कि यहाँ पर 4 के ही आंसर देने हैं, जहाँ पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखनी है, जो कि सभी के लिए 3-3 मार्क्स का होगा। तो ये हो जाएगा 12 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे पहले जिसके बारे में हमें लिखना है वो है व्यापार और वाणिज्य के बारे में। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे व्यापार और वाणिज्य का अर्थ वस्तु और सेवाओं के क्रय विक्रय से है। व्यापार के माध्यम से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं, जबकि वाणिज्य में व्यापार में संबंधित परिवहन, बैंकिंग और संचार जैसी गतिविधियां शामिल होती है। प्राचीन काल से ही व्यापार और वाणिज्य आर्थिक विकास के महत्वपूर्ण साधन रहे हैं। इनके द्वारा विभिन्न दिशा और क्षेत्रों के बीच आर्थिक तथा सांस्कृतिक संबंध स्थापित होते हैं। व्यापार और वाणिज्य से लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है तथा देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया है सालमन का राज्याभिषेक। तो चलो इसके बारे में लिखेंगे हम। तो सालमन का राज्याभिषेक 25 दिसंबर 800 ईस्वी को पोप लियो 3 द्वारा रोम में किया गया। पोप ने उन्हें रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान की। इस राज्याभिषेक से पश्चिमी यूरोप में होली रोमन एम्पायर की स्थापना हुई और चर्च तथा राज्य के संबंध मजबूत हुए। सालमन का राज्याभिषेक मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। तीसरे में पूछा गया है सामंतवाद के उद्भव के कारण। तो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, सामंतवाद के उद्भव के कई कारण थे। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता और असुरक्षा बढ़ गई। लोगों को सुरक्षा की आवश्यकता थी, इसीलिए वे शक्तिशाली जमींदारों और सरदारों की शरण में जाने लगे। विदेशी आक्रमणों, कमजोर केंद्रीय शासन और व्यापार के पतन ने भी सामंतवाद को बढ़ावा दिया। भूमि के बदले सैनिक सेवा देने की प्रथा विकसित हुई, जिससे सामंती व्यवस्था मजबूत हुई। इस प्रकार सुरक्षा, भूमि व्यवस्था और कमजोर शासन सामंतवाद के मुख्य कारण थे। डी में पूछा गया है मध्यकालीन यूरोपीय विश्वविद्यालय के बारे में। तो इसकी टिप्पणी हम यहाँ पर इस तरीके से लिखेंगे कि मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा के विकास के लिए विश्वविद्यालयों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये विश्वविद्यालय मुख्य रूप से चर्च के संरक्षण में स्थापित किए गए थे। इनमें धर्म, दर्शन, कानून, चिकित्सा और साहित्य की शिक्षा दी जाती थी। प्रमुख मध्यकालीन विश्वविद्यालयों में यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड शामिल थे। इन विश्वविद्यालयों ने यूरोप में ज्ञान, शिक्षा और बौद्धिक विकास को बढ़ावा दिया। पांचवा क्वेश्चन है पद प्रतिष्ठापन संघर्ष। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पद प्रतिष्ठापन संघर्ष मध्यकालीन यूरोप में पोप और सम्राट के बीच अधिकारों को लेकर हुआ संघर्ष था। यह विवाद इस बात पर था कि चर्च के उच्च अधिकारियों जैसे बिशपों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास होगा, पोप के पास या सम्राट के पास। यह संघर्ष मुख्य रूप से पोप ग्रेगरी 7 एंड हेनरी 4 के बीच हुआ। अंत में 1122 ईस्वी में वर्म्स की संधि द्वारा इस विवाद का समाधान हुआ। यह संघर्ष मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना माना जाता है। छठा क्वेश्चन है कृषक की संरचना। तो कृषक की संरचना से आशय कृषि व्यवस्था तथा किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से है। इसमें भूमि स्वामित्व, खेती की पद्धति, किसानों के अधिकार और उनके कार्यों का अध्ययन किया जाता है। मध्यकालीन समाज में अधिकांश लोग कृषि पर निर्भर थे। किसान भूमि पर खेती करते थे और बदले में सामंतों की कर तथा सेवाएं देते थे। कृषक की संरचना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का आधार मानी जाती है, क्योंकि कृषि से ही लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। तो ये यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन खत्म होता है, जिसमें कि ए और
भी हमने देख लिया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जहाँ से अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 12 मार्क्स के होंगे। सबसे पहला जो 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो है मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति की व्याख्या करें। तो इसका उत्तर हम कुछ इस तरीके से देंगे कि मध्यकालीन यूरोप का काल लगभग 5वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक माना जाता है। इस समय यूरोप का समाज सामंतवाद, चर्च और धार्मिक मान्यताओं से अधिक प्रभावित था। समाज में ऊंच नीच, वर्ग विभाजन तथा धार्मिक प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। सामाजिक जीवन सरल लेकिन असमानताओं से भरा हुआ था। मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति के बारे में हम यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर हमने इंट्रोडक्शन दिया इनके बारे में, अब यहाँ से मेन आंसर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहली जो चीज है वो है सामंती व्यवस्था। मध्यकालीन यूरोप का समाज सामंतवादी पर आधारित था। समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था: सामंत वर्ग, पादरी वर्ग और किसान वर्ग। सामंतों के पास भूमि और शक्ति होती थी, जबकि किसान उनकी भूमि पर कार्य करते थे। दूसरा होता है सामंत वर्ग। सामंत समाज का उच्च वर्ग था। इनके पास विशाल भूमि और सेना होती थी। वे राजा के अधीन रहते थे और बदले में सैनिक सहायता प्रदान करते थे। उनका जीवन ऐश्वर्यपूर्ण था। फिर आता है पादरी वर्ग। तो कैथोलिक चर्च का समाज में बहुत प्रभाव था। पादरी धार्मिक कार्यों के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक जीवन को भी नियंत्रित करते थे। लोग चर्च के आदेशों का पालन करते थे। चौथा है किसान वर्ग। किसान समाज का सबसे बड़ा वर्ग था। वे भूमि पर खेती करते थे और सामंतों को कर देते थे। किसानों की स्थिति दयनीय थी तथा उन्हें अधिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर हम देखेंगे महिलाओं की स्थिति। तो महिलाओं की स्थिति सामान्यतः कमजोर थी। उन्हें पुरुषों के समान अधिकार नहीं थे। उनका मुख्य कार्य परिवार और घर की देखभाल करना माना जाता था। छठा है धार्मिक प्रभाव। धर्म का समाज पर गहरा प्रभाव था। लोग ईश्वर, स्वर्ग, नरक और चर्च की शिक्षा में विश्वास करते थे। धार्मिक त्योहार और अनुष्ठान सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग थे। सातवां है शिक्षा की स्थिति। शिक्षा मुख्य रूप से चर्च और मठों तक सीमित थी। केवल उच्च वर्ग, पादरी वर्ग के लोग ही शिक्षा प्राप्त कर सकते थे। आठवां है नगरों का विकास। मध्यकाल के अंतिम चरण में व्यापार और उद्योग के कारण नगरों का विकास हुआ। इससे व्यापारी वर्ग का उदय हुआ और सामाजिक परिवर्तन आने लगे। नौवां है सामाजिक असमानता। समाज में ऊंच नीच और वर्ग भेद स्पष्ट था। उच्च वर्ग को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि किसान और श्रमिक कठिन जीवन जीते थे। मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक व्यवस्था की विशेषताएं की बात करी जाए तो यहाँ पर आता है सामंतवादी समाज था, चर्च का प्रभुत्व था, वर्ग विभाजन होता था, किसानों की दयनीय स्थिति थी, धार्मिक जीवन का प्रभाव था। निष्कर्ष हम लिखेंगे, अंत में कहा जा सकता है मध्यकालीन यूरोप की सामाजिक स्थिति सामंतवाद और चर्च के प्रभाव से नियंत्रित थी। समाज में असमानता और वर्ग विभाजन अधिक था। फिर भी धीरे धीरे व्यापार, शिक्षा और नगरों के विकास से सामाजिक परिवर्तन शुरू हुए, जिसने आगे चलकर यूरोप में पुनर्जागरण और आधुनिक युग के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। फिर आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन में, जो कि है सार्लमन की धार्मिक नीति की विवेचना करें 12 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर सार्लमन मध्यकालीन यूरोप का महान शासक था। उसने फ्रैंक साम्राज्य को शक्तिशाली बनाया और ईसाई धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसकी धार्मिक नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म की रक्षा, चर्च की मजबूत बनाना तथा पूरे साम्राज्य में धार्मिक एकता विस्थापित करना था। सार्लमन की धार्मिक नीति की बात करें तो सबसे पहला आता है ईसाई धर्म का प्रचार। सार्लमन ने ईसाई धर्म के प्रचार को बहुत महत्व दिया। उसने विविध क्षेत्रों में ईसाई धर्म का प्रसार किया और लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। दूसरा है चर्च का संरक्षण। उसने चर्च और पादरियों को विशेष संरक्षण दिया। चर्चों और मठों को भूमि तथा धन प्रदान किया गया। इससे चर्च की शक्ति और प्रभाव बढ़ा। तीसरा है पोप के साथ संबंध। सार्लमन की कैथोलिक चर्च और पोप के साथ अच्छे संबंध थे। उसने पोप की सहायता की और बदले में 800 ईस्वी में पोप लियो III ने उसे रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान की। चौथा है धार्मिक शिक्षा का विकास। सार्लमन ने शिक्षा और धार्मिक प्रसार के प्रसार पर बल दिया। उसने मठों और चर्चों में विद्यालय स्थापित करवाए ताकि लोगों की धार्मिक शिक्षा मिल सके। पांचवा है धार्मिक सुधार। उसने चर्च व्यवस्था में सुधार करने का प्रयास किया। पादरियों के आचरण और कार्यों पर नियंत्रण रखा गया ताकि धार्मिक अनुशासन बना रहे। छठा है बलपूर्वक धर्म परिवर्तन। कुछ क्षेत्रों में विशेषकर सैक्सन लोगों के बीच सार्लमन ने बलपूर्वक ईसाई धर्म लागू किया। जो लोग धर्म परिवर्तन नहीं करते थे उन्हें कठोर दंड दिए जाते थे। छठा चीज है धार्मिक एकता। उसकी नीति का उद्देश्य पूरे साम्राज्य में धार्मिक एकता स्थापित करना था ताकि राजनीतिक एकता भी मजबूत हो सके। धार्मिक नीति के प्रभाव की बात करें तो ईसाई धर्म का व्यापक प्रसार हुआ, चर्च की शक्ति बढ़ी, शिक्षा और संस्कृति का विकास हुआ, पोप और सम्राट के संबंध मजबूत हुए, यूरोप में धार्मिक और राजनीतिक एकता को बल मिला। निष्कर्ष में हम लिखेंगे, अंत में कहा जा सकता है कि सार्लमन की धार्मिक नीति ईसाई धर्म के प्रचार और चर्च की शक्ति बढ़ाने पर आधारित थी। उसने धर्म और राजनीति को मिलाकर एक मजबूत साम्राज्य स्थापित किया। यद्यपि कुछ स्थानों पर उसकी नीति कठोर थी, फिर भी मध्यकालीन यूरोप में ईसाई धर्म और शिक्षा के विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि पूछा गया है सामंतवाद क्या है, इसकी प्रकृति की समीक्षा करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे कि सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की एक महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इसका विकास रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। इस व्यवस्था में भूमि को मुख्य आधार माना जाता था। राजा अपनी भूमि सामंतों को देता था और बदले में सामंत राजा को सैनिक सहायता तथा सेवाएं प्रदान करते थे। मध्यकालीन यूरोप का समाज और शासन सामंतवाद पर आधारित था। सामंतवाद का अर्थ की बात करें तो सामंतवाद वह व्यवस्था है जिसमें भूमि के बदले सेवा प्रदान की जाती है। इस व्यवस्था में समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित था: राजा, सामंत, योद्धा और किसान। सामंत भूमि के स्वामी होते थे, जबकि किसान उनकी भूमि पर कार्य करते थे और कर देते थे। सामंतवाद की प्रमुख विशेषताएं: पहला है भूमि पर आधारित व्यवस्था। सामंतवाद की पूरी व्यवस्था भूमि पर आधारित थी। भूमि ही शक्ति और धन का मुख्य स्रोत थी। दूसरा है वर्ग विभाजन। समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा था: राजा और सामंत, पादरी वर्ग, किसान वर्ग। तीसरा आता है सैनिक सेवा। सामंत राजा को युद्ध के समय सैनिक सहायता प्रदान करते थे। चौथा है किसानों की स्थिति। किसान
किसानों की स्थिति दयनीय थी, वे सामंतों के अधीन रहते थे और अनेक कर देते थे। पांचवा है स्थानीय शासन, सामंत अपने क्षेत्रों में छोटे शासकों की तरह शासन करते थे। फिर हम देखते हैं सामंतवाद की प्रगति। पहला है रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विकास। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में असुरक्षा और अराजकता फैल गई। लोगों ने सुरक्षा के लिए शक्तिशाली सामंतों का सहारा लिया, जिससे सामंतवाद विकसित हुआ। दूसरा है विदेशी आक्रमणों का प्रभाव। वाइकिंग, हून तथा अन्य विदेशी आक्रमणों से लोगों में भय उत्पन्न हुआ। सामंतों ने सुरक्षा प्रदान की, इसीलिए उनकी शक्ति बढ़ती गई। तीसरा है चर्च का समर्थन। कैथोलिक चर्च ने सामंतवाद को समर्थन दिया, चर्च भी भूमि का बड़ा स्वामी बन गया। चौथा है आर्थिक व्यवस्था का विकास। सामंतवाद के अंतर्गत कृषि और स्थानीय अर्थव्यवस्था विकसित हुई, गांव आत्मनिर्भर बनने लगे। पांचवा है राजनीतिक स्थिरता। सामंतवाद ने प्रारंभिक मध्यकाल में यूरोप को राजनीतिक स्थिरता प्रदान की। फिर हम देखेंगे सामंतवाद के पतन के कारण। तो सबसे पहला है व्यापार और नगरों का विकास। व्यापार और नगरों के विकास से नई आर्थिक व्यवस्था उभरी, जिससे सामंतवाद कमजोर हुआ। दूसरा है शक्तिशाली राजतंत्र का उदय। राजाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाई और सामंतों की शक्ति कम होने लगी। तीसरा है किसानों के विद्रोह। किसानों ने अत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू किया। फिर है मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास। भूमि आधारित व्यवस्था की जगह मुद्रा आधारित अर्थव्यवस्था विकसित होने लगी। निष्कर्ष में हम लिखेंगे कि अंत में कहा जा सकता है कि सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख व्यवस्था थी, जिसने समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था को गहराई से प्रभावित किया। प्रारंभ में इसने सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की, लेकिन समय के साथ इसकी कमजोरियां सामने आई और इसका पतन हो गया। फिर भी यूरोप के इतिहास में सामंतवाद का महत्वपूर्ण स्थान है। अब आते क्वेश्चन नंबर 5 में, जो की है मध्यकालीन नगरों पर एक निबंध लिखिए, जो की 12 मार्क्स के लिए। यहाँ पर हम लिखेंगे मध्यकालीन यूरोप में नगरों का विकास एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। प्रारंभिक मध्यकाल में अधिकांश लोग गाँव में रहते थे और जीवन कृषि पर आधारित था, लेकिन बाद में व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के विकास के कारण नगरों का उदय हुआ। मध्यकालीन नगर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के प्रमुख केंद्र बन गए। मध्यकालीन नगरों का उदय हम देखते हैं तो सबसे पहला आता है व्यापार का विकास। व्यापार और वाणिज्य के विस्तार में नगरों का विकास हुआ। व्यापारी वस्तुओं की क्रय विक्रय के लिए नगरों में बसने लगे। दूसरा है उद्योग और हस्तशिल्प। हस्तशिल्प और कुटीर उद्योग के विकास में नगरों में रोजगार बढ़ा। लोहार, बढ़ई, बुनकर और कारीगर नगरों में रहने लगे। तीसरा है सामंतवाद का कमजोर होना। सामंतवाद के पतन के साथ नगरों का महत्व बढ़ा। लोग सामंतों के नियंत्रण से मुक्त होकर नगरों में बसने लगे। चौथा है सुरक्षा की आवश्यकता। नगरों के चारों ओर दीवारें बनाई जाती थी, जिससे लोगों को सुरक्षा मिलती थी। फिर हम देखेंगे मध्यकालीन नगरों की विशेषताएं। तो सबसे पहला है व्यापारिक केंद्र। मध्यकालीन नगर व्यापार के मुख्य केंद्र थे। यहाँ बाजार और मेले लगाए जाते थे। दूसरा है गिल्ड व्यवस्था। कारीगरों और व्यापारियों के संगठन को गिल्ड कहा जाता था। गिल्ड अपने सदस्यों के हितों की रक्षा करते थे और व्यापार को नियम बनाते थे। तीसरा है स्वतंत्र नगर। कई नगरों को विशेष अधिकार प्राप्त थे, वे स्थानीय प्रशासन स्वयं चलाते थे। फिर आता है सामाजिक जीवन। नगरों में व्यापारी, कारीगर, मजदूर और विद्वान रहते थे। यहाँ का जीवन गाँव की तुलना में अधिक विकसित था। फिर हम देखेंगे शिक्षा और संस्कृति। तो नगरों में विद्यालय और विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस जैसे विश्वविद्यालय ज्ञान के केंद्र बने। मध्यकालीन नगरों का महत्व हम देखेंगे तो सबसे पहला आता है आर्थिक विकास। नगरों ने व्यापार और उद्योग को बढ़ावा दिया, जिससे यूरोप की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई। दूसरा आता है सामाजिक परिवर्तन। नगरों के विकास से मध्यम वर्ग, व्यापारी वर्ग का उदय हुआ। तीसरा आता है सांस्कृतिक विकास। नगर शिक्षा, कला और साहित्य के केंद्र बने। चौथा आता है राजनीतिक प्रभाव। नगरों के विकास से राजाओं की शक्ति बढ़ी और सामंतवाद कमजोर हुआ। फिर देखेंगे हम मध्यकालीन नगरों की समस्याएं क्या क्या थी। तो यहाँ पर आता है संकरी और गंदी गलियां, स्वच्छता की कमी, रोगों का फैलाव, आग लगने का खतरा। फिर भी नगरों का महत्व लगातार बढ़ता गया। निष्कर्ष में हम लिखेंगे अंत में कहा जा सकता है कि मध्यकालीन नगर यूरोप के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के महत्वपूर्ण केंद्र थे। व्यापार, उद्योग और शिक्षा के विकास में इन नगरों की बड़ी भूमिका रही। इन नगरों के विकास ने यूरोप में आधुनिक युग और पुनर्जागरण के मार्ग को प्रशस्त किया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि है सामंतवाद के प्रभाव की विवेचना करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था थी। इसका विकास रोमन साम्राज्य के पतन के बाद हुआ। इस व्यवस्था में भूमि को शक्ति और संपत्ति का मुख्य आधार माना जाता था। सामंतवाद ने यूरोप के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला। फिर हम सामंतवाद के प्रभाव को देखेंगे तो सबसे पहला प्रभाव होता है राजनीतिक प्रभाव। इसमें आता है केंद्र शासन की कमजोरी। सामंतवाद के कारण राजा की शक्ति कमजोर हो गई। सामंत अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों की तरह कार्य करने लगे। फिर आता है स्थानीय शासन का विकास। सामंत अपने क्षेत्रों का प्रशासन स्वयं चलाते थे, इसी स्थानीय शासन व्यवस्था विकसित हुई। फिर आता है राजनीतिक अस्थिरता। सामंतों के आपसी संघर्षों के कारण यूरोप में राजनीतिक अस्थिरता बनती रही। फिर हम देखते हैं सामाजिक प्रभाव। इसमें आता है वर्ग विभाजन। समाज कई वर्गों में विभाजित हो गया। राजा और सामंत, पादरी वर्ग, किसान वर्ग। उच्च वर्ग को अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि किसानों की स्थिति दयनीय थी। ख है किसानों की दासता। किसानों को सामंतों के अधीन रहना पड़ता था, वे कर देते थे, बिगाड़ भी करते थे। फिर आता है सामाजिक सुरक्षा। सामंत अपने क्षेत्र के लोगों को सुरक्षा प्रदान करते थे, जिससे लोगों को बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिलती थी। तीसरा है आर्थिक प्रभाव। इसमें देखेंगे हम कृषि का विकास। सामंतवाद की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी। गाँव आत्मनिर्भर इकाइयों के रूप में विकसित हुए। फिर आता है व्यापार का पतन। प्रारंभिक मध्यकाल में व्यापार और उद्योग कमजोर हो गए, क्योंकि लोग स्थानीय उत्पादन पर निर्भर थे। गाँव में आता है भूमि का महत्व। भूमि धन और शक्ति का मुख्य स्रोत बन गई। चौथा है धार्मिक प्रभाव। कैथोलिक चर्च का प्रभाव बहुत बढ़ गया। चर्च के पास विशाल भूमि थी और वह समाज तथा राजनीति को प्रभावित करता था। पांचवा है सैन्य प्रभाव। सामंत राजा को सैनिक सहायता प्रदान करते थे, इससे सैन्य संगठन मजबूत हुआ और बाहरी आक्रमणों से सुरक्षा मिली। फिर है सांस्कृतिक प्रभाव। शिक्षा का सीमित विकास। शिक्षा मुख्य रूप से चर्च
चर्च और मठों तक सीमित थी। फिर आता है कला और स्थापत्य। सामंतों और चर्चों द्वारा किलों, चर्चों और मठों का निर्माण कराया गया। सामंतवाद की सकारात्मक प्रभाव को देखें तो यहाँ पर आता है लोगों को सुरक्षा मिली, कृषि व्यवस्था विकसित हुई, स्थानीय प्रशासन मजबूत हुआ। इनके नकारात्मक प्रभाव को देखें तो किसानों का शोषण होता था, राजनीतिक विघटन होता था, व्यापार और उद्योग का पतन हुआ, सामाजिक असमानता हुई। अंत में लिख सकते हैं हम, सामंतवाद ने मध्यकालीन यूरोप के जीवन को गहराई से प्रभावित किया। प्रारंभ में इसने सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की, लेकिन समय के साथ इसकी कमजोरियां सामने आई। फिर भी यूरोप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में सामंतवाद का महत्वपूर्ण स्थान रहा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जो की है मध्यकालीन यूरोप में विश्वविद्यालयों के विकास पर प्रकाश डाले। तो इसमें हम लिखेंगे मध्यकालीन यूरोप में शिक्षा और ज्ञान का मुख्य केंद्र चर्च और मठ थे। प्रारंभिक मध्यकाल में शिक्षा का स्तर कम था, लेकिन धीरे धीरे विद्यालय और विश्वविद्यालय का विकास हुआ। इन बौद्धिक संस्थानों ने यूरोप में ज्ञान, दर्शन, विज्ञान और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मध्यकालीन यूरोप में बौद्धिक विद्यालयों के विकास में आगे चलकर पुनर्जागरण और आधुनिक शिक्षा व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया। बौद्धिक विद्यालयों के विकास के कारण की बात करें तो यहाँ पर आता है चर्च का प्रभाव। कैथोलिक चर्च ने शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चर्च ने धार्मिक शिक्षा के लिए विद्यालय और मठ स्थापित किए। फिर है प्रशासन की आवश्यकता। राज्य और चर्च को शिक्षित अधिकारियों की आवश्यकता थी, इसी कारण शिक्षा संस्थानों का विकास हुआ। फिर है व्यापार और नगरों का विकास। नगरों और व्यापार के विकास से लोगों में शिक्षा की आवश्यकता बढ़ी, इससे विद्यालय और विश्वविद्यालयों की स्थापना को प्रोत्साहन मिला। फिर है अरब और यूनानी ज्ञान का प्रभाव। अरब विद्वानों द्वारा संरचित यूनानी ज्ञान यूरोप पहुंचा, जिससे विज्ञान और दर्शन के अध्ययन को बढ़ावा मिला। फिर हम देखते हैं बौद्धिक विद्यालयों के प्रकार। सबसे पहला प्रकार है मठ विद्यालय। मठों में शिक्षा दी जाती थी, यहाँ धर्म, दर्शन और लैटिन भाषा की शिक्षा दी जाती थी। दूसरा है कैथेड्रल विद्यालय। ये विद्यालय चर्चों के अंतर्गत आ जाते थे। इनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी और पादरियों को प्रशिक्षित किया जाता था। तीसरा है विश्वविद्यालय। मध्यकालीन यूरोप में विश्वविद्यालयों का विकास शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। प्रमुख विश्वविद्यालय थे यूनिवर्सिटी ऑफ बेलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। इन विश्वविद्यालयों में कानून, चिकित्सा, दर्शन और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी जाती थी। शिक्षा की विशेषताएं देखें तो सबसे पहला आता है धर्म प्रधान शिक्षा। शिक्षा मुख्य रूप से धार्मिक विषयों पर आधारित थी। दूसरा है लैटिन भाषा का महत्व। अधिकांश शिक्षा लैटिन भाषा में दी जाती थी। तीसरा है तर्क और दर्शन का विकास। इस काल में तर्क शास्त्र और दर्शन का विकास हुआ। थॉमस एक्विनास जैसे विद्वानों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। चौथा है पुस्तकालयों का विकास। मठों और विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय स्थापित किए गए, जिससे ज्ञान का संरक्षण हुआ। फिर हम देखते हैं बौद्धिक विद्यालयों का प्रभाव। सबसे पहला होता है ज्ञान का प्रसार। विद्यालयों और विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा का विस्तार हुआ। फिर आता है वैज्ञानिक सोच का विकास। दर्शन और तर्क शास्त्र के अध्ययन से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित हुआ। फिर है पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि। इन संस्थाओं ने पुनर्जागरण और आधुनिक विचारधारा के विकास का आधार तैयार किया। फिर आता है प्रशासनिक सुधार। शिक्षित लोगों के कारण प्रशासन और न्याय व्यवस्था अधिक संगठित हुई। और अंत में हम कह सकते हैं कि मध्यकालीन यूरोप में बौद्धिक विद्यालयों का विकास शिक्षा और संस्कृति के इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। चर्च, मठ, विश्वविद्यालयों ने ज्ञान के संरक्षण और प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन संस्थाओं के कारण यूरोप में बौद्धिक जागरण हुआ और आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास संभव हो सका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पर पूछा गया है धर्म युद्ध के प्रभाव क्या थे, मूल्यांकन करें। तो धर्म युद्ध मध्यकालीन यूरोप और मुस्लिम शक्तियों के बीच लड़े गए धार्मिक युद्ध थे। ये युद्ध मुख्य रूप से 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच पवित्र नगर यरूशलेम पर अधिकार के लिए हुए। धर्म युद्धों का यूरोप के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। फिर हम देखते हैं धर्म युद्ध के प्रभाव। तो सबसे पहला है राजनीतिक प्रभाव। सामंतवाद की कमजोरी यहाँ पर आती है। धर्म युद्धों में अनेक सामंत मारे गए, ये आर्थिक रूप से कमजोर हो गए। इससे सामंतवाद कमजोर हुआ और राजाओं की शक्ति बढ़ी। दूसरा है राजतंत्र का विकास। राजाओं ने धर्म युद्धों का नेतृत्व किया, जिससे उनकी प्रतिष्ठा शक्ति में वृद्धि हुई। तीसरा है यूरोप और पूर्व के संबंध। यूरोप के देशों का पूर्वी देशों के साथ संपर्क बढ़ा, जिससे राजनीतिक संबंध मजबूत हुए। फिर देखते हैं हम आर्थिक प्रभाव। तो पहला प्रभाव होता है व्यापार का विकास। धर्म युद्धों के कारण यूरोप और एशिया के बीच व्यापार बढ़ा। मसाले, रेशम, इत्र और अन्य वस्तुओं का आयात होने लगा। दूसरा आता है नगरों का विकास। व्यापार बढ़ने से नगरों और बाजारों का विकास हुआ। तीसरा है मुद्रा अर्थव्यवस्था का विस्तार। व्यापार के कारण मुद्रा का प्रयोग बढ़ा और आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई। तीसरी चीज में हम देखेंगे सामाजिक प्रभाव। तो सबसे पहला प्रभाव इनका है नई सामाजिक चेतना। धर्म युद्धों के कारण लोगों के विचारों में परिवर्तन आया और बाहरी दुनिया के बारे में जानकारी मिली। फिर आता है किसानों की स्थिति में सुधार। सामंतों की कमजोरी के कारण किसानों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। तीसरा है जनसंख्या पर प्रभाव। युद्धों में बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई, जिससे जनसंख्या प्रभावित हुई। चौथी चीज हम देखेंगे धार्मिक प्रभाव। तो सबसे पहला जो प्रभाव है धार्मिक प्रभाव, वो है चर्च की शक्ति में कमी। प्रारंभ में कैथोलिक चर्च की प्रतिष्ठा बढ़ी, लेकिन बाद में असफलताओं के कारण उसकी शक्ति और प्रभाव कम होने लगे। दूसरा होता है धार्मिक असहिष्णुता। धर्म युद्धों से ईसाई और मुसलमानों के बीच कटुता बढ़ी। पांचवी चीज है सांस्कृतिक प्रभाव। ज्ञान और विज्ञान का प्रसार। यूरोप के लोगों का संपर्क अरब सभ्यता से हुआ, जिससे गणित, विज्ञान, चिकित्सा और दर्शन का ज्ञान यूरोप पहुंचा। दूसरा है पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि। पूर्वी ज्ञान और संस्कृति के प्रभाव से यूरोप में पुनर्जागरण की नींव पड़ी। फिर हम देखते हैं सैन्य प्रभाव। धर्म युद्धों के कारण यूरोप में सैन्य संगठन और युद्ध तकनीकों का विकास हुआ। हम देखते हैं धर्म युद्धों का मूल्यांकन। तो सकारात्मक प्रभाव देखा जाए तो व्यापार और नगरों का विकास हुआ, ज्ञान और विज्ञान का प्रसार हुआ, राजतंत्र की शक्ति में वृद्धि हुई, पुनर्जागरण की पृष्ठभूमि तैयार हुई। नकारात्मक प्रभाव अगर देखा जाए तो इसमें आता है भारी जनहानि और धन की हानि, धार्मिक कट्टरता और संघर्ष, ईसाई और मुस्लिम संबंधों में तनाव। निष्कर्ष में हम बोल सकते हैं कि अंत में कहा जा सकता है कि धर्म युद्ध मध्यकालीन इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं थी। यद्यपि ये युद्ध अपने धार्मिक उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हुए, फिर भी इनके कारण यूरोप के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। तो धर्म युद्धों ने
जिसने मध्यकालीन यूरोप को आधुनिक युग की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि है धर्म युद्ध के कारणों की विवेचना करें। तो हम इसमें लिखेंगे धर्म युद्ध मध्यकालीन यूरोप और मुस्लिम शक्तियों के बीच लड़े गए धार्मिक युद्ध थे। ये युद्ध मुख्य रूप से 11वीं-13वीं शताब्दी के बीच पवित्र नगर यरूशलेम पर अधिकार के लिए हुए। धर्म युद्धों में यूरोप के ईसाई शासकों, सामंतों और सैनिकों ने भाग लिया। इन युद्धों के पीछे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक कारण थे। धर्म युद्ध के प्रमुख कारण की बात करें तो सबसे पहला आता है धार्मिक कारण, पवित्र भूमि पर अधिकार। ईसाई लोग जेरूसलम को पवित्र नगर मानते थे क्योंकि यह जीसस से जुड़ा हुआ था। जब इस नगर पर मुसलमानों का अधिकार हो गया तब ईसाइयों में असंतोष फैल गया। दूसरा है तीर्थ यात्रियों पर अत्याचार। कहा जाता है कि ईसाई तीर्थ यात्रियों को यरूशलेम जाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इससे यूरोप के ईसाइयों में धार्मिक भावना भड़क उठी। फिर है चर्च का प्रभाव। कैथोलिक चर्च और पोप ने धर्म युद्धों को धार्मिक कर्तव्य बताया। पोप ने लोगों को धर्म युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। फिर हम देखते हैं राजनीतिक कारण क्या थे। तो सबसे पहला है पोप की शक्ति बढ़ाने की इच्छा। पोप पूरे ईसाई जगत पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहता था। धर्म युद्धों के माध्यम से वह अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता था। दूसरा है सामंतों की महत्वाकांक्षा। यूरोप के कई सामंत नए क्षेत्रों और संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने धर्म युद्ध में भाग लिया। फिर आता है बिजान्टिन साम्राज्य की सहायता। बिजान्टिन एम्पायर पर तुर्कों का खतरा बढ़ गया था। बिजान्टिन सम्राट ने यूरोप के ईसाइयों से सहायता मांगी। फिर हम देखेंगे आर्थिक कारण। पहला आता है व्यापारिक लाभ। यूरोप के व्यापारी पूर्वी देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहते थे। धर्म युद्ध से व्यापार मार्गों पर नियंत्रण की संभावना थी। फिर देखते हैं हम धन और संपत्ति की लालसा। कई लोग पूर्व के समृद्ध क्षेत्रों की संपत्ति प्राप्त करना चाहते थे। चौथा देखेंगे हम सामाजिक कारण। तो पहला होता है साहसिक जीवन की इच्छा। यूरोप के अनेक युवा और सैनिक रोमांच तथा वीरता दिखाने के लिए धर्म युद्ध में शामिल हुए। दूसरा होता है जनसंख्या वृद्धि। यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी और भूमि की कमी हो रही थी। लोग नए क्षेत्रों में बसना चाहते थे। फिर हम देखेंगे तात्कालिक कारण। 1095 ईस्वी में पोप अर्बन II ने क्लेरमा की सभा में धर्म युद्ध का आह्वान किया। इसके बाद पहला धर्म युद्ध शुरू हुआ। फिर यहाँ पर आता है धर्म युद्धों की विशेषताएं। धार्मिक भावना से प्रेरित युद्ध, ईसाई और मुसलमानों के बीच संघर्ष, यूरोपीय शासकों और सामंतों की भागीदारी, यरूशलेम पर अधिकार मुख्य उद्देश्य। निष्कर्ष में हम लिखेंगे धर्म युद्धों के पीछे केवल धार्मिक कारण ही नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक कारण भी महत्वपूर्ण थे। इन युद्धों ने यूरोप और एशिया के इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला और मध्यकालीन यूरोप में अनेक परिवर्तन उत्पन्न हुए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो की है पद प्रतिष्ठापन संघर्ष के विभिन्न कारणों की व्याख्या करें। तो हम इसमें लिखेंगे पद प्रतिष्ठापन संघर्ष मध्यकालीन यूरोप में पोप और सम्राट के बीच अधिकारों को लेकर हुआ एक महत्वपूर्ण संघर्ष था। यह विवाद मुख्य रूप से चर्च के उच्च अधिकारियों, विशेषकर बिशपों और पादरियों की नियुक्ति के अधिकार को लेकर था। यह संघर्ष 11वीं और 12वीं शताब्दी में विशेष रूप से पोप ग्रेगरी सेवन और हेनरी IV के बीच हुआ। पद प्रतिष्ठापन के कारण की बात करें तो यहाँ पर पहली चीज आती है बिशपों की नियुक्ति का विवाद। संघर्ष का मुख्य कारण बिशपों और चर्च अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार था। सम्राट स्वयं बिशपों की नियुक्ति करना चाहता था, जबकि पोप का मानना था कि यह अधिकार केवल चर्च का होना चाहिए। दूसरा है पोप की शक्ति बढ़ाने की इच्छा। पोप ग्रेगरी सेवन चर्च को राज्य से स्वतंत्र बनाना चाहता था। वह पोप की सर्वोच्चता स्थापित करना चाहता था। तीसरा है सम्राट की राजनीतिक महत्वाकांक्षा। हेनरी IV अपने साम्राज्य पर पूर्ण नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। बिशप प्रशासन और राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, इसलिए सम्राट उन पर अपना अधिकार रखना चाहता था। फिर आता है चर्च की बढ़ती शक्ति। मध्यकालीन यूरोप में कैथोलिक चर्च बहुत शक्तिशाली बन चुका था। चर्च के पास विशाल भूमि और धन था। इससे पोप और सम्राट के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। फिर है सामंतवादी व्यवस्था। उस समय यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था में बिशप और पादरी भी बड़े सामंतों की तरह भूमि रखते थे, इसीलिए उनकी नियुक्ति राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण थी। फिर है धार्मिक सुधार आंदोलन। चर्च में फैले भ्रष्टाचार और अनुशासनहीनता को दूर करने के लिए सुधार आंदोलन चलते रहे। पोप चर्च को सांसारिक नियंत्रण से मुक्त करना चाहता था। फिर आता है चर्च और राज्य के संबंध। मध्यकालीन यूरोप में यह स्पष्ट नहीं था कि सर्वोच्च सत्ता किसकी होगी, पोप की या सम्राट की। यही विवाद संघर्ष का मुख्य आधार बना। फिर हम देखेंगे संघर्ष के परिणाम। तो सबसे पहला परिणाम है पोप और सम्राट के संबंधों में तनाव। इस संघर्ष से चर्च और राज्य के बीच लंबे समय तक तनाव बना रहा। दूसरा है वर्म्स की संधि। 1122 ईस्वी में वर्म्स की संधि हुई, जिसमें यह तय किया गया कि धार्मिक पदों की नियुक्ति चर्च करेगा, जबकि सम्राट कुछ राजनीतिक अधिकार रखेगा। तीसरा है चर्च की स्वतंत्रता। इस संघर्ष के बाद चर्च की स्वतंत्रता और पोप की शक्ति में वृद्धि हुई। निष्कर्ष में हम लिखेंगे अंत में कहा जा सकता है कि पद प्रतिष्ठापन संघर्ष मध्यकालीन यूरोप के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। इसके पीछे धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक कारण थे। इस संघर्ष ने चर्च और राज्य के संबंधों को नई दिशा दी और यूरोप की राजनीति पर गहरा प्रभाव डाला। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 और यहाँ पर हमने अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कंप्लीट कर लिया है, जो 23 से 25 में पूछा गया था। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है ये। तो ये सारे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत ही मेन है, जो कि हिस्ट्री MA से कर रहे हैं, PG कर रहे हैं, सेमेस्टर 1 में है एंड कोर 3 पेपर को ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन पेपर होता है कंप्लीट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जिनका भी PG हिस्ट्री है, जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ढूंढ रहे थे, उनके साथ शेयर कर देना। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।